नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हमारे साथ ऑनलाइन टीम के संपादक आलोक कुमार यहां पर मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं घोसी में, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव के नतीजों पर। दरअसल चुनाव तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर था, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है आलोक जी घोसी विधानसभा सीट की। चुनाव से पहले भी इसको कहा जा रहा था ये एक इंडिया गठबंधन के लिए प्रयोगशाला है, और आखिरकार उस प्रयोगशाला में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके अपने कैंडिडेट सुधाकर सिंह को बधाई भी दे दी है। तो ये हार जो है, बीजेपी की हार और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत, क्या बताती है, क्या मायने रखती है, और इसकी आने वाले चुनाव में या गठबंधन में क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और मेरा ये मानना है कि जब इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी, नीतीश कुमार उससे पहले ममता बनर्जी से मिले थे, अखिलेश से मिले थे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई जहां इंडिया नाम रखा गया, और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई में जहां वो बैठक ख़त्म हुई, वहां किस मुद्दे पर ख़त्म हुई कि अगली रणनीति हमको बनानी है सीट शेयरिंग पर। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा जो नीतीश कुमार ने शुरू से दिया हुआ है, वो है 1:1, मतलब एक के खिलाफ एक उतरे मैदान में। इंडिया में भले 28 पार्टियां हैं, लेकिन जब एनडीए का कैंडिडेट हो या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, उसके खिलाफ हमारा कोई साझा उम्मीदवार हो, हम फ्रेंडली फाइट न करें। और प्रयोगशाला घोसी इसलिए बनी कि ये पहला इंडिया गठबंधन बनने के बाद उपचुनाव था जहां इस प्रयोग को आजमाया गया। हालांकि मायावती अगर उतार देती तो शायद ये प्रयोग सफल नहीं हो पाता, लेकिन मायावती ने एक स्टैंड लिया कि हम दोनों से दूरी बनाए रखेंगे, हम कोई कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन मायावती ने अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आप इन दोनों को वोट मत करो, नोटा पर वोट करो, बटन दबाओ। ऐसा कुछ निकलकर सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक तरीके से ये साबित करता है, ये चुनाव के नतीजे जो लगभग तय हैं, 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन का 1:1 फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है चुनाव में। खासकर यूपी जैसे प्रदेश में जहां हमेशा 3-4 पार्टियां प्रमुख दावेदार रही हैं, जिसमें मायावती नंबर 1, टेक अवे नंबर 1 जी। यूपी इसलिए इंपॉर्टेंट, 80 लोकसभा सीटें हैं। और फिर एक बार कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, कहा जाता है। नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये, मायावती जिनके वोट बैंक 2022 के चुनाव से ही सपा में शिफ्ट हो रहे थे, अब ये साफ है कि उनका रेलिवेंस है पॉलिटिक्स में, यूपी में, वो एकला चलो की रणनीति में फेल हो रही है और वो हाशिए पर चली गई हैं। उनका रेलिवेंस खत्म हो रहा है। एक समय दलितों का इतना वोट बैंक उनके पास था, फिर ब्राह्मणों का वोट बैंक लेकर वो सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार। फिर मुसलमानों का वो वोट जो हमेशा समझता रहा कांग्रेस सपा ने उनको मूर्ख बनाया। आज घोसी के नतीजों से साफ है कि जो बची खुची जो राजनीति उनकी मायावती की है, वो तभी सफल होगी या तो वो इंडिया के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सबक घोसी के उपचुनाव नतीजों ने दिया है। नंबर 1, इंडिया का फॉर्मूला 1:1 का बिल्कुल परफेक्ट। नंबर 2, मायावती हुई फेल। और भी अगर हम कहें कि तीसरा सबक क्या है, तो तीसरा सबक ये है कि अभी तक बीजेपी 50-50 की लड़ाई को पसंद करती थी। उसको चाहे वो बिहार हो, जैसे बिहार में क्या उसी की कोशिश हो रही है। अभी वहाँ 3 पोल हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। जेडीयू उतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि मामला 50-50 की लड़ाई में शिफ्ट हो जाए। तो आरजेडी भी चाहती है और बीजेपी भी चाहती है जेडीयू कमज़ोर हो जी। अब यह और बात है, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जेडीयू आरजेडी एक ही खेमे में है जी। और वहाँ महागठबंधन पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ सफल है वो प्रयोग पहले से।
तो जो मैं ये कह रहा था, तीसरी सफलता इंडिया के लिए कि 50-50 की लड़ाई जो है वो अब इंडिया भी खेलना जान गई है। ये अब तक बीजेपी की रणनीति थी, अब ये रणनीति भी उन्होंने अपने पास ले ली है। तीसरा सबक। जी चौथा सबक मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैं विस्तार से एक अलग वीडियो में भी साथियों से चर्चा करूंगा। जी जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो पास हो गया है, मायावती फेल हो गई हैं, और बीजेपी का पसमानदा प्रयोग फेल हो गया है। घोसी में 62,000 के आसपास दलित वोटर हैं और लगभग उतने ही मुसलमान वोटर। तो न दलितों ने वोट किया बीजेपी को, जो ये कहते रहे कि भाई गेस्ट हाउस कांड हुआ, आपके साथ सपा ने ये किया वो किया, वोट तो नहीं आया बीजेपी के पास। न ही पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, ऐसा दिखाई देता है। जबकि पसमानदा के लिए मोदी ने भोपाल के मंच से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील की थी अभी 2 महीने पहले जून में जी कि अगर 2024 में 303 के आंकड़े को फिर से पाना है तो हम जिन जिन राज्यों में हिंदी स्टेट में इंक्लूडिंग गुजरात एक्सट्रीम पर हैं, वहाँ हमारी टैली नीचे आएगी। बढ़ाना है तो मुसलमानों के वोट में सेंध लगाओ। और 70% मुसलमान जो हैं वो पसमानदा हैं, 30% जो हैं वो ऊपरी जाति के जो बहुत संपन्न हैं, अशराफ हैं। तो पसमानदा और अशराफ के बीच मुस्लिम समुदाय को बांटने की बीजेपी की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है। ये 4 सबक हैं बहुत इम्पोर्टेंट घोसी उपचुनाव के नतीजों से, जो मुझे लगता है। आलोक जी, ये आपके जवाब से ही मैं एक सवाल ये पसमानदा पर, कि इस पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने कर्नाटक में भी पसमानदा का खूब खेल खेला, लेकिन वहाँ भी नहीं चला। तो क्या वहाँ से सबक लेने के बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई कि पसमानदा समाज आप चिल्ला रहे हो, वोट आपको ना कर्नाटक में भी नहीं मिला, लेकिन इधर में भी आप वही चीज लागू है, उम्मीद रहती तो क्या आने वाले जो इलेक्शन है बीजेपी अभी इसी अपने इशू को और मुस्लिम में जो पसमानदा समाज को लेके चलेगी, या अपने कुछ लीक चेंज करेगी फिर यहाँ से? नहीं, ये पॉलिसी वैसे देखें तो ठीक है। जैसे कैबिनेट में फिर से एक मुसलमान मंत्री है योगी के कैबिनेट में, और आप केंद्र में देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी भले ही उतने सक्रिय ना हों, लेकिन और कई मुस्लिम नेता हैं पसमानदा समाज के जो उस जगह को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी उसमें बिहार के भी 1-2 नेता हैं, मैं किसी को बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहता जी लेकिन पसमानदा कॉन्फ्रेंस, फिर पसमानदा को लेकर एक भाईचारे का रैली निकलने वाली थी, अभी मुस्लिम मोर्चा की तरफ से किसी कारण से स्थगित हो गई है। तो ये प्रयोग अच्छा है। देखिए, अब आप जब एक्सपैंड करते हैं तो आप एक्सपेंशन किसी 2 जाति या धर्म या किसी एक समुदाय में घुस के नहीं कर सकते, आपको फिर तो हर जगह पैठ बनानी पड़ेगी। तो बीजेपी को आइडिया कहाँ से आया, जब यहाँ नगर निकाय के चुनाव हुए यूपी में अभी, जिसमें नगर पंचायत, जिला पंचायत जी और नीचे लेवल पे जो होता है आप पार्षद, महापौर। पार्षद, तो इन्होंने 395 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया बीजेपी ने। सब चौंक गए, ये भाजपा कर क्या रही है, मुसलमानों को टिकट दे दिया। अब मुसलमानों को टिकट दे दिया तो उसके पीछे भाजपा की भी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल जो एक वो है क्या बोलते हैं थिंक टैंक, वो बहुत मजबूत है। तो अब उसमें कई खेल थे, जैसे जाट मुसलमानों का एक भाईचारे वाला पश्चिम में रहा है, वो टूटे। अगर मुस्लिम इनके तरफ आए, जाट ऑलरेडी लोकसभा में वोट करते ही हैं, इस बार विधानसभा में भी किया, तो इन सब के कारण इन्होंने उसको वोट दिया और रिजल्ट रहा 15% स्ट्राइक रेट के साथ वो जीते। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हों तो इनको लगा होगा कि भाई 16, 17, 18% की आबादी है पूरे देश में, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां 25% के आसपास मुस्लिम हैं, 30% कोई कहता है, धर्म के आधार पर गणना तो हुई नहीं जी, तो क्यों ना इस प्रयोग को और आगे बढ़ाएं। भाई अगर पश्चिम बंगाल में 42 सीटें और 18 पे जीत चुके हैं, 20 करने के लिए तो आपको कुछ और मेहनत करना पड़ेगा। और यूपी 80 में अगर आप 75 लाना है तो
काम आसान हो जाएगा ना अगर मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। और आप इधर देखें तो बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, ये सब ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो बसपा के खाते में चले गए थे और बसपा कमजोर हो रही है, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की। वो वोट बैंक कहाँ जाएगा? सपा में शिफ्ट होगा, तो क्यों ना उसमें से कुछ अपने पास ले लो। ये स्ट्रेटेजी है भाजपा की ये रणनीति है और मुझे लगता है भाजपा इस पर काम करती रहेगी जी, क्योंकि गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक जो पूरी तरीके से भाजपा के साथ था, अगर वो भी होता तो घोसी में मार्जिन नहीं बढ़ता। ये ठीक है, सपा पहले भी जीती थी, सपा ने कमाल कोई नहीं किया, कोई कह सकता है, रिटेन किया सीट, लेकिन मार्जिन तो वोट तो बढ़ा। तो मतलब ये सब जो हवाबाजी करने वाले नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे, तो इनका जो पॉलिटिकल स्टॉक प्राइस है, शेयर, वो हवा में बहुत ऊपर है, जमीन पर नहीं। नहीं तो वहाँ राजभर वोट है, वहाँ निषाद वोट है, कुम्हार वोट है, इन पिछड़ी जातियों ने क्यों नहीं एकजुट होकर वोट किया? बिल्कुल। तो इससे साफ पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक पहला वार्निंग सिग्नल है। मतलब भले उपचुनाव है, इसके नतीजे को ये गंभीरता से न ले, लेकिन ले कैसे नहीं। आप सोचिए कि ब्रजेश पाठक तो वहाँ कैंप किए हुए हैं लगातार कि यहाँ से जीतना, यहाँ से जीतना। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी पूर्वांचल ऐसी सीट रही है, पूर्वांचल में, जहाँ इनको ज़्यादा हार मिली और दूसरे नंबर पे कई जगहों पे रहे जी, और कई जगहों से कुछ सीटों, कुछ मतों के अंतर से जीते। मछली शहर जैसा जो वो है लोकसभा क्षेत्र और मऊ का इलाका, तो फोकस तो था इस बार। भाई एक टेस्ट कर रहे थे कि हम पूर्वांचल में उतने मजबूत हैं कि नहीं है। तो भाजपा नहीं है, ये साबित होता है। ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, आलोक जी, एक सवाल ये भी आ रहा है सुनने में कि कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को पर्सनली योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते और ये कारण रहा कि हर बार देखते थे कि योगी जी जब कहीं भी उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होता था तो अखिलेश यादव सक्रिय नहीं होते थे जितनी तेजी से योगी जी सक्रिय होते थे, इनके कार्यकर्ता सक्रिय होते थे, वहाँ रैलियाँ होती थी। लेकिन इस बार बहुत लेट योगी जी उतरे और चूंकि वो दारा सिंह चौहान जैसे लीडर्स को पसंद नहीं करते थे और अंत तक उन ये जो बात थी ये कार्यकर्ताओं को और वहाँ की जनता को ये पता चली कि ये पर्सनली ये योगी जी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं और उसका जो है साइड इफेक्ट हुआ। ये देखिए, यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव भी मुझे निजी तौर पर लगता है कि मोदी के नहीं बल्कि योगी के नाम पर लड़ा गया और योगी ने भाजपा को फिर से जीत दिलवाई। आज वो फिर से सीएम है। रही बात दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं की, तो ये लोकतंत्र की जीत भी मैं कहता हूँ। मैं न इसको सपा की जीत मानता हूँ अगर उस लिहाज से देखें, और न भाजपा की हार मानता हूँ, लोकतंत्र की जीत मानता हूँ। ऐसे नेताओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिसके कारण जनता का, टैक्स पेयर का, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का पैसा जो टैक्स का है वो खर्च हो, उपचुनाव कराना पड़े आपके कारण। क्यों? सिर्फ आप अपनी औकात दिखाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, आपके कारण उपचुनाव हुआ। और भाजपा ने भी अच्छी रणनीति अपनाई। उसने कहा हाँ भैया, तुम राज्यसभा भी हो आए हो, लोकसभा भी जीत गए हो, अब तुमको औकात दिखानी है, दिखा तो इसी में हमको, इसी विधानसभा तुम्हारे लिए जो ये हुआ है तो तुम इसी को जीत लो दोबारा। और जनता ने कहा कि आ जाओ बेटा मैदान में दिखाते हैं। तो ये ठीक है, अच्छा संदेश दिया है कि तुम्हारे जैसे दल बदलुओं के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते हैं इस राजनीति में। और एक तो देखिए, जनता ने साफ किया, अब ये भाजपा से साफ हो जाए। भाजपा तो अब उनको कहीं नहीं टिकट देगी। क्या उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिराक में तो यही होंगे कि अब अगला 2024 में वो लोकसभा का टिकट पा जाए। वो तो मिलने से रहा मुझे लगता। और मुझे लगता है कि जिस तरह दल बदल का इनका इतिहास आलोक जी आप जिक्र करें, 1996 से लेकर अब तक ये 5-7 सारी पार्टियां आजमा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस, सपा, बसपा, बीच में बदल के मंत्री भी बन गए। यूपी में मंत्री भी बनाया 2017 में, बताइए, ये विधायक बने, मंत्री बने। और अभी 15 महीने में हृदय परिवर्तन ऐसा वहां क्या पे हुआ भाई? लोग, आलोक जी, तमाम लोगों से मेरी आज बात हुई तो उनका कहना है कि हमको तो यही पता नहीं कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं कि सपा से लड़ रहे हैं। सही बात है। अभी कहें कि वो सपा में थे, बीजेपी में, हो क्या रहा है कि ऐसा नेता हमें चाहिए नहीं। देखिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा वैचारिक इंटेलेक्चुअल होता, बौद्धिक व्यक्ति होता जिसने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए होते और उसमें कुछ ऐसा वैचारिक द्वंद्व पैदा हो जाता कि समाजवादी पार्टी से मैं जीता हूं 2022 में, लेकिन
राष्ट्र के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ इस तरह का कुछ मिशन मोड होता तो एक अलग बात है। ये तो क्षुद्र राजनीति का एक विद्रूप चेहरा दारा सिंह चौहान को मैं मानता हूँ, जिसका हारना बहुत ज़रूरी था और हारा वो बहुत अच्छा हुआ। और इससे भाजपा को भी सबक लेना चाहिए। भाजपा देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, इधर से आया उसको टिकट दिया, ये भाजपा में कभी चलता नहीं है। और भाजपा के जो सपोर्टर हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। उसकी क्या वो कोई आरएसएस का बैकग्राउंड है? क्या वो संघ आयु उसकी 10 साल है? कुछ नहीं है। आपने उसको ऐसे ही आया और आपने उसको टिकट दे दिया तो हारेगा, हारना चाहिए। ऐसे नेताओं की जगह वही है। अच्छा आलोक जी, अगर ये सुन, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, चर्चा को यहीं पे अब आपसे जवाब लेके बंद करेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी हारी या दारा सिंह चौहान हारे? मुझे लगता है कि इंडिया जीती है। तीसरा जवाब ज़्यादा बेहतर है। इंडिया जीती है और इसका क्योंकि इसका दूरगामी असर होगा। ये सिर्फ अगर यूपी तक रहता और इंडिया नहीं बना होता तो हम इस पर चर्चा कर लेते कि दारा सिंह चौहान की जीत है, हार है या फिर भाजपा की। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है कंट्री का, उसके लिहाज से देखें तो ये इंडिया के लिए एक अपरहेज है। इंडिया के लिए अपरहेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, हमारे साथ तमाम ये दर्शकों को इस विस्तार से बताने के लिए। आपने सुना होगा घोसी का जो उपचुनाव है वे कितना अहम है और इंडिया के लिए ये किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर एक नई चर्चा के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।